हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र बीपीएससी की। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 225 से। इससे पहले के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आगे के लेक्चर्स में पढ़ाए जा चुके हैं। जो हमारा आज का क्वेश्चन है ये है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो इस पे बेस्ड पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1919 में लागू किया गया था। ठीक है, तो हुआ क्या था कि 1917 में ही इस आइडिया को जो न्यायाधीश थे सिडनी रॉलेट, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। और ये एक आइडिया जो है, एक योजना जो है, इसका निर्माण करना प्रारंभ हो गया था। फिर इनके सुझावों को मानते हुए मार्च 1919 में एक विधेयक पारित किया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट में अंग्रेजी सरकार को जिसको चाहे और जब भी चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करके रख सकती है। ठीक है, तो बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून जो था वो बनाया गया था। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे। तो यहाँ पे है, किचलू तथा सत्यपाल में के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा। तो डॉक्टर किचलू और सत्यपाल जो थे, ये दोनों लोगों को बंदी बना दिया गया था क्योंकि ये लोग रॉलेट एक्ट का समर्थन नहीं कर रहे थे और उनके अगेंस्ट थे। तो इसीलिए इनके बंदी बनाने के विरोध के लिए जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, एक थे डॉक्टर सत्यपाल, दूसरे थे डॉक्टर किचलू। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हीं की गिरफ्तारी और साथ ही रॉलेट एक्ट के विरोध में जो लोग थे, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई हिंसक विरोध नहीं कर रहे थे, ये लोग बहुत शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। और यहाँ पे 13 अप्रैल का दिन और 1919 का वर्ष था ये, जहाँ पे बहुत शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने एक नरसंहार करवाया था, गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी। तो नाइटहुड की जो उपाधि है ये भी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपना विरोध दिखाया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पे इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो थी, नाइटहुड की उपाधि ये लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। तो यहाँ पे माइकल ओ डायर जो है ये भी जलियांवाला बाग से संबंधित थे। जो भी अंग्रेज़ जो पुलिस वाले थे उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी, तो जो इंडियंस थे वो इस बात से काफ़ी रोष रखते थे। ठीक है, तो उन्हीं में से एक व्यक्ति थे उधम सिंह, जिन्होंने काफ़ी बाद में लगभग 1940 के आसपास सर माइकल ओ डायर पे गोली मारी थी, इनका मर्डर किया था। ठीक है, तो उधम सिंह जो थे क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने मार्च 1940 में इस हत्याकांड में, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसके समय में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे ये सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर। ठीक है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। तो इनकी लंदन में हत्या कर दी गई थी इन्हीं के कारण, और बाद में इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया था। मतलब उधम सिंह जो थे वो गिरफ्तार हो गए थे और साथ ही मृत्युदंड इनको दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। ये जलियांवाला बाग त्रासदी जो थी ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस है इसलिए। नेक्स्ट है, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मारा था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उधम सिंह। उधम सिंह ने इनको मारा था मार्च 1940 में। उधम सिंह के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन जो है ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में महात्मा गांधी ने देखा था, क्योंकि ऑलरेडी जो मुसलमान लोग थे वो विरोध कर रहे थे अंग्रेज़ों का। तो यहाँ पे हिंदुओं ने भी विरोध करना शुरू कर दिया था। तो हिंदुओं और मुस्लिम दोनों साथ मिलके अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे। तो ये चाहते थे कि ये जो अवसर है इसको एक अवसर के रूप में देखा जाए और खिलाफत आंदोलन के साथ साथ
यहाँ पे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको भी शुरू कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हिंदुओं के द्वारा शुरू किया गया था और खिलाफत आंदोलन जो है वो मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये दोनों ही मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ जो थे वो लड़ रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वो गांधी जी थे। ठीक है, तो और उसके बाद दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर का अधिवेशन होता है। इसमें भी खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट दिया जाता है और कांग्रेस भी जो थी वो भी खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट करने लग गई थी। नेक्स्ट है 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? यहाँ पे इलाहाबाद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन जो है वो 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया था और गांधी जी जो थे वो आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए इनको जो अधिकार है वो सौंप दिया गया था। ठीक है, तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इस जुड़े हुए जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो है कलकत्ता का। अध्यक्षता की गई है लाला लाजपत राय के द्वारा, जो कि सितंबर 1920 में हुआ था, जो कि एक विशेष अधिवेशन था। स्पेशल जो मीटिंग होती है वो था, स्पेशल मीटिंग थी। और अगर हम खिलाफत कमेटी की बात की जाए, जिसमें ये एक सुझाव दिया गया था कि जिस तरह से खिलाफत कमेटी है तो उस तरह से एक असहयोग आंदोलन छेड़ा जाए, जिसका नेतृत्व जो है वो गांधी जी करेंगे। ये सुझाव इलाहाबाद में दिया गया था। ठीक है, तो इलाहाबाद और साथ ही सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों के नाम के एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे असहयोग आंदोलन में लोगों ने शराब पीना भी छोड़ दिया था। तो जो सरकार थी वो इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देना चाहती थी कि लोग और शराब पीने के लिए आए। तो ऐसा इस प्रदेश में हुआ था जिसका नाम है बिहार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो ये एक सूची बनाई गई जिसमें सिकंदर थे, जूलियस सीजर थे, नेपोलियन थे, शेक्सपियर थे और बताया गया कि ये सभी लोग जो है शराब पीने से फेमस हुए हैं, महान बने हैं, प्रसिद्ध बने हैं, तो सबको ये पीना चाहिए। तो इस तरह से टैक्स को बढ़ावा देने के लिए, राजस्व में जो कमी आ गई थी उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह की बातें जो है वो प्रसारित की गई। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? ठीक, तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वो इसको एक अवसर के रूप में देख रहे थे कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान जो थे इनका सहयोग प्राप्त करना चाहा और इसी चाह में इन्होंने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट किया, जिससे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो और भी स्ट्रॉन्ग बन जाए। ठीक है, अभी ये खिलाफत आंदोलन के बारे में ये जो बातें हैं, क्यों खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, तो अंग्रेज़ों ने जो तुर्की साम्राज्य था इसका विभाजन कर दिया था, जिसकी वजह से जो मुसलमान लोग थे उनको बुरा लगा था इस बात से, तो वो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मूवमेंट में चले गए थे। तो खिलाफत कमेटी का सम्मेलन होता है, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी करते हैं और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है जिसमें खिलाफत आंदोलन को अधिक बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो अमृतसर का अधिवेशन होता है। इसके बाद जब कलकत्ता का अधिवेशन होता है तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको भी शुरू कर दिया जाता है अंग्रेज़ों के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1920 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 1920 में कलकत्ता के एक विशेष अधिवेशन में इसको पास किया गया था और दिसंबर 1920 में नागपुर का जो सेशन होता है जो कि वार्षिक अधिवेशन था उसमें इसकी पुष्टि की गई थी। ठीक है, 1 अगस्त 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कर दी गई थी।
तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1920 में। ठीक है, अगर डेट पूछा जाए तो पूरा 1 अगस्त 1920 को इसको प्रारंभ किया गया था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन सभी लोगों ने न्यायालय का बहिष्कार कर दिया था? तो ये सभी लोग वकील हुआ करते थे, इन्होंने न्यायालय जाना छोड़ दिया था। कौन कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे, लाला लाजपत राय थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे और राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं। मोतीलाल नेहरू, इनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, ये 5 लोग जो थे इन्होंने न्यायालय का बहिष्कार कर दिया था। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन से सक्रिय थे? ठीक है, तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा छपरा से, छपरा बिहार से राहुल सांकृत्यायन जो थे ये 1920 में असहयोग आंदोलन से में सक्रिय हुए थे। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन जो है वो बिहार को बिलोंग करते हैं और इन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। जो भी स्वतंत्रता के खिलाफ जो भी आंदोलन हुए हैं, स्वतंत्रता के लिए जो भी आंदोलन हुए हैं उसमें इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा चौरी चौरा। चौरी चौरा में जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद गांधी जी को ऐसा लगा कि असहयोग आंदोलन करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, तो ये जो घटना है 4 फरवरी 1922 को हुई थी, जब आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन के जो पुलिस चौकी थी उसमें आग लगा दी थी। इसमें 23 पुलिसकर्मी जो थे वो जिंदा जल गए थे और इस घटना का गांधी जी ने काफ़ी निंदा किया था, विरोध किया था और बताया था कि असहयोग आंदोलन जो है उसको स्थगित भी कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा में केवल 20 दिन ही बचे थे? ठीक है, तो परीक्षा में 20 दिन बचे थे लेकिन उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया गांधी जी के आह्वान पर। ये व्यक्ति हैं जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी थे जयप्रकाश नारायण और इन्होंने पटना कॉलेज जो था वो अपना छोड़ दिया था। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया था। नेक्स्ट है, 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, तो ये शाखा थी खिलाफत आंदोलन की ही। खिलाफत आंदोलन जो है उन्हीं के लोग जो थे वो बाद में आगे चल के 1921 में मोपला आंदोलन में भी भाग लेते हैं। ठीक है, तो मोपला आंदोलन जो है वो केरल प्रांत के मालाबार जिले में जो मोपला काश्तकार थे उनके आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ज़मींदार जो थे वो मनमाना हिसाब किताब रखते थे, कभी तो इनको भूमि से बेदखल कर देते थे, कभी लगान वसूलते थे, मनमाना हिसाब किताब था। तो इसीलिए एक खिलाफत आंदोलन में जो लोग थे वही आके यहाँ पे मोपला आंदोलन जो है उसको छेड़ देते हैं। 1921 की घटना है। मोपला आंदोलन का ईयर पूछा जाता है तो याद रखिएगा 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जो हैं उनको अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता है। ठीक है, तो ऐसा मानना था बिहार की जनता का कि असहयोग आंदोलन जो है वो सफल होगा क्योंकि गांधी जी जानते हैं कि किस तरह से अंग्रेज़ों को हराया जाता है। गांधी जी ने उस टाइम पे अपना एक बहुत पॉपुलर नेता बन चुके थे क्योंकि इस तरह से उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ कई आंदोलन किए थे, जैसे कि अहमदाबाद में मिल आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, साथ ही जो हमारे बिहार में हुआ था चंपारण में। तो ये सभी आंदोलन जो थे वो अहिंसक थे और साथ ही ब्रिटिश सरकार पे बहुत बड़ा इनका प्रभाव पड़ा था। तो इसीलिए ऐसा माना जाता था कि गांधी जी को तरीका पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साराबंदी आंदोलन। ठीक है, 1922 में हुआ था। ये किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। तो बारदोली में जो कल्याण जी थे और कुंवर जी थे, साथ ही दयाल जी देसाई थे, ये सभी लोग मिलकर किसानों का समर्थन कर रहे थे। 1928 में आंदोलन चलाया गया था। बाद में जो इसका नेतृत्व है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था
और जब पटेल एंट्री करते हैं तो ये सारा बंदी आंदोलन के नाम से जाना जाता है कि जितने भी टैक्स हैं उन सभी को बंद कर दिया जाता है। इसके साथ ही ये जो आंदोलन है ये 1928 में हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन में 1922 दिया हुआ है जो कि गलत है। ठीक है, तो 1928 में साराबंदी आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो करेक्ट ऑप्शन है चौरी चौरा हत्याकांड। तो यहाँ पे 12 फरवरी 1922 को गांधी जी जो थे वो बारदोली में थे। बारदोली के कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चौरी चौरा हत्याकांड के समय गांधी जी कहाँ थे? तो वहाँ पे बारदोली में थे। ठीक है, तो 12 फरवरी को इसको वापस लिया गया था, आंदोलन को स्थगित किया गया था। 4 फरवरी 1922 की ये घटना है चौरी चौरा कांड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी जो घटनाएं हैं इनका सही क्रम लगाना है। तो सबसे पहले है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उसके बाद है उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, देन है गांधी जी की गिरफ्तारी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी जो सही क्रम है वो क्रम में ही लगा हुआ है। तो सही क्रम हो जाएगा हमारा 1 2 3 4। कैसे? तो सबसे पहले चौरी चौरा के जो पुलिस होते हैं वो गोली कांड करते हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे होते हैं उन पे गोली चलाते हैं, और इस तरह से जो भीड़ होती है वो उग्र हो जाती है और ये पुलिस थाने को जला देती है। ठीक है, आग लगा देती है वहाँ पे। इसके बाद गांधी जी द्वारा जो आंदोलन है उसका स्थगन कर दिया जाता है और उसके कुछ 1 महीने बाद ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो 4 फरवरी 2022 को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकाला गया था। कुछ पुलिसकर्मी ने इन पे गोली चलाई थी और इसीलिए जो भीड़ है वो थाने में उन्होंने आग लगा दिया था। ये सभी घटना जो है ये 4 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद जब गांधी जी को ये पता चला तो 12 फरवरी 1922 को इन्होंने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया और स्थगन कर दिया उसका। उसके बाद 10 मार्च 1922 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सज़ा दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? ठीक है, तो लॉर्ड सिन्हा जो है 1921 में इन्होंने गवर्नर पद से त्याग पत्र दे दिया था। अब क्योंकि ये बीपीएससी का सवाल है और बहुत स्पेसिफिकली पूछा गया है लॉर्ड सिन्हा का नाम लेके, लॉर्ड सिन्हा के बारे में मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इनके बारे में जानकारी ली है, लेकिन एक हिंट हो सकता है कि बीपीएससी का सवाल है तो कहीं ना कहीं बिहार और उड़ीसा से रिलेटेड होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर ए हो सकता है और सही भी है। सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा जो है ये बंगाल के वीरभूम में इनका जन्म हुआ था और उसके बाद 1920 में ये बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए थे। ये कुछ बीच की स्टोरी दी हुई है इनकी। ठीक है, और प्रशासन के उच्च पद भी प्राप्त किया था इन्होंने। ऐसे प्रथम भारतीय थे। इनका नाम है सत्येंद्र सिन्हा। सत्येंद्र सिन्हा का नाम आपने सुना होगा। ये पहले व्यक्ति थे जिनको वाइसरॉय की काउंसिल में सदस्य बने थे। ये पहले भारतीय थे। ये कुछ स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने 1921 में पद से इस्तीफा दे दिया और 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। ठीक है, तो यहाँ ईयर दिया हुआ है 1923 से 28 के बीच में। ठीक है, जो भारतीय राजनीति है इसमें क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं वो बढ़ गई थी। इसका कारण ये था कि 1922 में अचानक से गांधी जी ने जब स्थगन कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। एक टाइम था जब अंग्रेज़ जो है वो कमज़ोर पड़ने लगे थे, तो सभी देशवासी जो थे वो एक सदमे में आ गए थे और यही कारण है कि जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनका रिवाइवल हो गया था, पुनरावृत्ति हो गई थी। तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन यही है सही कारण हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना
किसकी असफलता के बाद हुई, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है उसको अचानक से 1922 में जब स्थगन कर दिया गया था, तो सभी जो बड़े नेता थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के और स्पेशली गांधी जी के इस फैसले से खुश नहीं थे। तो कांग्रेस के सदस्य हुआ करते थे CR दास और मोतीलाल नेहरू। इन्होंने 1923 में, जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी बना ली और ये कांग्रेस से अलग हो गए थे। याद रखिएगा, इसके जो अध्यक्ष हैं वो CR दास बने थे और जो महासचिव हैं वो मोतीलाल नेहरू बने थे। ठीक है, तो इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो यहाँ पे CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन है 1922 में, ये गया में हुआ था, बिहार में हुआ था और यहाँ इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। ठीक है, 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देशबंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया था। ठीक है, तो यहाँ पे कांग्रेस के कुछ नेता जैसे कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये लोग चाहते थे कि हम अपनी एक पार्टी बनाएं और हम लोग जो है ये परिषद में प्रवेश करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जैसे C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, NG रंगा आयंगर, ये लोग ये नहीं चाहते थे। ये लोग चाहते थे कि हम जैसे कांग्रेस में काम कर रहे हैं, हम लोग कांग्रेस में ही काम करें, हमें परिषद में प्रवेश लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे चित्तरंजन दास ने अपना त्याग पत्र दे दिया और इन्होंने नई पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था स्वराज पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो फिर से वही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दिया गया है, कथन है अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ऐसे तो बहुत चर्चित स्टेटमेंट नहीं है, पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो हाँ यहाँ पे आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये कथन जो है सच्चिदानंद सिन्हा का है। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं जो कि कुछ खास फेमस नहीं होते हैं, उनको कोशिश किया करिए कि याद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है यहाँ पे साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहली बार भारत आया, तो ये 1928 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 27 होता तो हम 27 मारते, पर क्वेश्चन में 28 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नियुक्ति है वो 1927 में ही कर दी गई थी। ठीक है, और इसके जो सदस्य थे वो 7 सदस्य चुने गए थे और इसमें सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज़ थे और इसीलिए कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने उनका समर्थन नहीं किया, विरोध किया, क्योंकि ये सभी श्वेत कमीशन था, वाइट मेंबर्स थे, इसके सभी अंग्रेज़ मेंबर थे। तो साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था 1928 में। ठीक है, फरवरी 1928 में ये बम्बई पहुंचा था। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमिटी द्वारा तैयार किया गया, इसका विषय था डैश। तो नेहरू रिपोर्ट जो है यहाँ पे नाम से नेहरू है और नेहरू में हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं मोतीलाल नेहरू है कि जवाहरलाल नेहरू है कि दोनों हैं, पर याद रखिएगा नेहरू रिपोर्ट जो है ये मोतीलाल नेहरू से संबंधित है, मोतीलाल नेहरू, और इसका जो विषय था वो था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ठीक है, तो ये नेहरू रिपोर्ट के लिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये जो रिपोर्ट है ये 1928 में आई थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में
8 सदस्यीय समिति ने एक प्रस्तावित किया था, एक प्रस्तावित संविधान का प्रारूप तैयार किया था और इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका उद्देश्य था संवैधानिक सुधार और इसके लिए एक ठोस प्रस्ताव। ठीक है, तो साइमन आयोग जो था उनका ये मानना था कि भारतीय जो है वो एक संविधान नहीं बना सकते हैं खुद से, तो उनका मानना था कि भारतीय संविधान बनाने में असमर्थ है और इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया था और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए 1928 में ये जो नेहरू रिपोर्ट है इसको बनाया गया था। तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं इस रिपोर्ट के बारे में, जैसे कि इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। डोमिनियन स्टेटस का अर्थ ये होता है कि जो राज्य है, जो हमारा देश है, वो सभी हमारे हिसाब से चलेगा, मतलब इसमें जो राज करेंगे वो भारतीय लोग ही करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो नाम है, जो राजपत्र पे मोहर लगेगी वो अंग्रेज़ों की लगेगी। उसको डोमिनियन स्टेटस कहा जाता है, जिसको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं कहा जाएगा, एक तरह से पार्शियल स्वतंत्रता या फिर अधूरी स्वतंत्रता कहा जाएगा। और कुछ और सिफारिश की गई थी, जैसे कि वयस्क के लिए मताधिकार, जिसको अडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन संगठन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य से पृथक्करण। ठीक है, कि धर्म के नाम पे किसी भी प्रकार का कोई राज्य जो हो उस पर कोई नया कानून ना थोपा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर, मतलब लाहौर कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो लाहौर में हुआ है, किस वर्ष पारित हुआ? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1929। ठीक है, रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का एक झंडा भी फहराया गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे एक अल्टीमेटम दिया गया था ब्रिटिश सरकार को कि अगर आपने नेहरू रिपोर्ट स्वीकार नहीं की तो कांग्रेस जो है वो जन आंदोलन करेगी और उसके बाद हम लोग डोमिनियन स्टेटस की मांग नहीं करेंगे, फिर हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन होता है, एक ऐतिहासिक अधिवेशन होता है जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है वो घोषित किया जाता है और दिन रहता है 31 दिसंबर 1929, जिसमें मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू जो है वो लाहौर के रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा भी फहराते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक बैठक होती है 2 जनवरी को और इसका निर्णय जो है वो 26 जनवरी 1930 को आता है और इसी दिन को पूर्ण स्वराज दिवस भी माना जाता है। ठीक है, तो यहीं से जो 26 जनवरी है उसका महत्व जो है प्रत्येक वर्ष इसको स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसका जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और यही रीज़न है कि हम लोगों ने अपना जो संविधान है, संविधान को जो अपनाया गया था वो 26 जनवरी का दिन उसके लिए रखा गया था। नेक्स्ट है 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के द्वारा 1929 का लाहौर का अधिवेशन जो है उसको पूर्ण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1929 को ये किया गया था। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 और इसके बाद पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को, इसके कुछ दिन बाद ही मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारों और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। ठीक है, तो यहाँ पे समाजवाद का समर्थक व्यक्ति जो है वो हो जाएंगे हमारे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्य, साथ ही ज़मींदार और पूंजीवाद, इन सभी को उखाड़ फेंकना चाहते थे। नेक्स्ट है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे सही आंसर।
अच्छा, यहाँ माफ़ करिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है मौलाना हसरत मोहानी। इनके द्वारा ये विचार जो है ये प्रस्तुत किया गया था, और ये जो मांग है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी, क्योंकि ऑप्शन में मौलाना हसरत मोहानी भी है, और यहाँ पे 1921 की बात कर रहे हैं, 1929 की नहीं कर रहा है। ठीक है, तो माफ़ करिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा करेक्ट हमारा मौलाना हसरत मोहानी। 1921 में अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खां ने की थी, और इस अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता की मांग को उठाया था, लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो इस पक्ष में नहीं थे। नेक्स्ट है दांडी यात्रा की गई थी, तो 1930 में की गई थी। ठीक है, 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था, जिसमें साबरमती आश्रम से 80 लोग जो थे वो सत्याग्रह के लिए कूच करते हैं, 24 दिनों की यात्रा करते हैं, और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून जो है वो भंग किया जाता है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो साबरमती से प्रारंभ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा जाए कहाँ से शुरू हुआ है, तो ये साबरमती से शुरू हुआ है, और अगर नमक सत्याग्रह पूछा जाए कहाँ से शुरू हुआ है, तो वो दांडी से शुरू हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो यहाँ पे नमक सत्याग्रह तो था ही, नमक के कानून का विरोध था बिहार के लोगों को, इसके साथ ही चौकीदारी का भी विरोध था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से चौकीदारी कर का विरोध जो है ये भी बिहार में अत्यधिक सफल रहा था उस बीच में। नेक्स्ट है दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो 24 दिन तक चली थी। नेक्स्ट है 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल गफार खान। ठीक है, जिनको खान अब्दुल गफार खान भी कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार 1929 में इन्होंने संगठित किया था। तो यहाँ पे इसको लाल कुर्ती भी कहा जाता है इस संगठन को, और ये पठानों के राष्ट्रीय एकता का नारा जो है उसको बुलंद किया गया था खुदाई खिदमतगार के द्वारा, और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के हुआ करते थे लोग। इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा में नमक सत्याग्रह तो हुआ ही था, इसके साथ ही बेगूसराय में चौकीदार जो कर हुआ करता था उसके विरोध में आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे चौकीदारी टैक्स के भी विरोध का प्रदर्शन हुआ था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहा जाता है। इसकी सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यों को। ठीक है, तो ये असफल हो गया था, ये भी आंदोलन असफल हो गया था इनका। तो गांधी जी को ऐसा लगा कि नॉन कॉपरेशन भी नहीं चला, सिविल डिसोबीडियंस भी नहीं चला, तो चलो कुछ रचनात्मक कार्य किया जाए। तो इन्होंने जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसको छोड़कर रचनात्मक कार्य करना शुरू कर दिया था। ज़्यादातर ये हरिजन और अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग जो है इसके कल्याण हेतु लग गए थे। तो 1932 में इन्होंने एक अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की, हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं है, महात्मा गांधी नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, मौलाना मोहम्मद अली जो है इन्होंने, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, इन्होंने फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें पार्ट लिया था। 1930 में हुई थी, नवंबर 1930 में। इसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, किंतु कांग्रेस जो थी, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कुछ लोग थे जैसे कि तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफ़ी, आगा खान, फजलुल हक, होमी मोदी, M.R. जयकर, मुंजे, भीमराव अम्बेडकर और सुंदर सिंह मजीठिया, इन सभी लोगों ने पार्ट लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। इन्होंने जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने पार्ट लिया था। इसके अलावा सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, इन्होंने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया था। जो दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी के साथ ये लोग भी थे। महात्मा गांधी जो थे वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। ये डेट भी याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। इस समझौते के अनुसार गांधी जी ने कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो स्थगित करने को तैयार हो गए थे। साथ ही जो भी बंदी बनाए गए थे लोग थे जिन पे कोई आरोप नहीं था हिंसा का, उनको रिहा कर दिया गया था। विदेशी कपड़ा और शराब की दुकानें जो थी उनको शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने का अधिकार दे दिया गया था। साथ ही नमक बनाने की अनुमति भी दे दी गई थी। और कांग्रेस जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेगा, ये भाग लेने के लिए एक समझौता जो है वो भी किया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी ना दिए जाने की जनता की मांग जो थी वो सम्मिलित नहीं थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो 31 में पहला हुआ था, दूसरा जो है 1931 में दूसरा हुआ था, 1930 में पहला हुआ था और 1932 में तीसरा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 1932 जो है वो तीसरे की डेट हो जाएगी। और कांग्रेस ने इस सम्मेलन का भी बहिष्कार किया था। मतलब देखा जाए तो कांग्रेस बस एक मात्र सेकेंड कॉन्फ्रेंस में गया था, पहला और तीसरा दोनों का बहिष्कार किया था। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो प्रथम में भी नहीं लिया था और तृतीय में भी नहीं लिया था, सिर्फ द्वितीय में लिया था। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो यहाँ पे सभी जो गोलमेज सम्मेलन थे तीनों ही असफल रहे हैं। द्वितीय वाला सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के नाम पर असफल रहा था, क्योंकि इसमें क्या था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जो डिप्रेस्ड क्लास थी उनके लिए भी एक पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करने की बात की जा रही थी, जिसके पक्ष में B.R. अम्बेडकर थे। गांधी जी उस वक्त येरवड़ा जेल में थे और वहाँ पे वो अनशन पे बैठ गए थे। ठीक है, जिस वजह से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो था वो असफल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौटे थे जो कि लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यहाँ पे तेज बहादुर सप्रू का नाम है। इन्होंने ही गांधी इरविन समझौता कराने के लिए दोनों लोगों को, दोनों पक्षों को तैयार किया था। ठीक है, तो यहाँ पे 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था। इनको 1930 में जेल में डाल दिया गया था जब इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। जब रिहा कर दिया गया तो तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर जो थे इन्होंने गांधी और इरविन के बीच में समझौता कराने के लिए 17 फरवरी 1931 को एक वार्ता प्रारंभ की और जो कि 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच में समझौता जो है वो हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 1932 में रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था अछूतों के लिए। ठीक है, तो इससे पहले ही जो ईसाई थे, सिख थे, मुसलमान थे, आंग्ल भारतीय थे, साथ ही महिला जो थी, ये सभी अल्पसंख्यक का पार्ट थी और इनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल का जो कानून था वो लागू किया गया था। अब दलित वर्गों की बारी थी, इनको भी अल्पसंख्यक मान के हिंदुओं से अलग कर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितने सीटें दी गई थी। तो सांप्रदायिक अवार्ड जो कम्युनल अवार्ड था उसमें कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई थी दलित लोगों के लिए। वहीं जब पूना पैक्ट हुआ तो उसमें भी एक कहा गया ये बात कि दलित लोगों के लिए कुछ पृथक सीट जो है वो हम लोग रिज़र्व कर देंगे। तो कितनी सीटें जो है वो रिज़र्व की गई थी दोनों से, तो एक में हो जाएगा 71, एक में हो जाएगा 147। तो यहाँ पे केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या जो है वो 18% की वृद्धि जो है ये कर दी गई थी। नेक्स्ट है पूना समझौते का उद्देश्य था यहाँ पे दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, यही पूना समझौता जो था वो इसीलिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिष्कृत भारत जर्नल जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो बहिष्कृत भारत BR अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा, बाबा साहब अम्बेडकर। इन्होंने जुलाई 1924 में बम्बई से बहिष्कृत हितकर्णी सभा नामक एक संस्था बनाई थी और इनके द्वारा एक जर्नल निकाला जाता था जिसका नाम था बहिष्कृत भारत। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे 284 क्वेश्चन से। जो भी आप लोगों को लेक्चर में पढ़ाया गया उसको रिवाइज करते रहिए। इसके साथ ही जो पुराने लेक्चर हो चुके हैं उनको भी अगर आप भूल चुके हो या शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हो तो एक बार देख के शॉर्ट नोट्स खुद से एक बार खुद ज़रूर बना लीजिए और रिवीजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।